हेलो दोस्तों। जैसा कि अब तक हमने देखा कि कैसे लिन मोयू अपने सन की मास्टर की लड़ाई देखकर चौंक जाता है, लेकिन वहां सामने मौजूद मॉन्स्टर पहले ही लिन मोयू की वजह से मास्टर के हाथों घायल हुआ था, तो इस बार उसकी सनक जाती है। तो मास्टर उससे ज्यादा लड़ाई करने के बजाय लिन मोयू को लेकर वहां से निकल जाते हैं और बाकी सभी को भी वहां से निकलने का सुझाव देते हैं। फिर जब मास्टर लिन मोयू से इस लड़ाई के बारे में बात कर रहे होते हैं, तब उन्हें लिन मोयू के मुंह से अर्थ ड्रैगन के बारे में सुनने को मिलता है। तो मास्टर अपने पुराने समय के बारे में बताते हैं। फिर लिन मोयू और मास्टर अपनी झोपड़ी पर वापस लौट आते हैं। तो अब लिन मोयू का वापस जाने का समय हो जाता है, जिसकी वजह से माहौल थोड़ा सा गमगीन दिखाई देने लगता है। लेकिन फिर लिन मोयू माहौल खुशनुमा करके मास्टर से आगे के लिए इंस्ट्रक्शन लेकर उनकी परवानगी के साथ वापस लौट जाता है। तो आते ही मैंग आनमैन उसे लेवल 40 तक पहुंचने के लिए हॉल ऑफ डंजन में भेज देते हैं। तो वहां लिन मोयू का सामना वापस उस राजकुमारी से हो जाता है, जो लिन मोयू से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके मुताबिक कुछ होता नहीं और लिन मोयू डंजन अपग्रेड कर देता है। तो वहां हॉल में बनने वाले माहौल की ओर देखकर उस राजकुमारी को ऐसा लगता है जैसे वो किसी जंगल में से आदि मानव की तरह आई हो। फिर लिन मोयू हेल डिफिकल्टी अकेला पार करके रिकॉर्ड बना लेता है, तो राजकुमारी भी अकेली चली जाती है, लेकिन चोट खाकर 2 मिनट में ही वापस लौट आती है। तो अब वो लिन मोयू के राज का पर्दाफाश करने के लिए लेखा घर का लालच देकर लिन मोयू को उसे साथ ले जाने के लिए मना लेती है। लेकिन लिन मोयू बिना किसी टेंशन के आराम से उस डंजन को क्लियर करके अपनी ओर से वादा पूरा कर लेता है और जाते जाते राजकुमारी को सलाह देता जाता है कि अगर राजकुमारी को उसके बारे में पता लगाना है तो ऐसा करने के बजाय शाही लेखागर में ज्यादा अच्छे से माहिती मिल जाएगी। तो डंजन खत्म होते ही राजकुमारी सीधी अपने शाही लेखागर में पहुंच जाती है और एक टेबल पर बैठकर लिन मोयू की इन्फॉर्मेशन पढ़ना शुरू करती है। तब पीछे से वही पहले वाले अंकल और किताबें लेकर आते हैं और राजकुमारी को कहते हैं, प्रिंसेस, लिन मोयू के बारे में सारी जानकारी इनमें मौजूद है। तो जैसे जैसे राजकुमारी उन किताबों का एक एक पन्ना पलटती जाती है, वैसे वैसे उसके चेहरे पर टेंशन के मारे पसीना बढ़ता जाता है और उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। तो कहती है, कैसे, ये कैसे हो सकता है? उसने अपना प्रोफेशन जगाया, उसके बाद से सिर्फ 6 महीनों से कुछ ज्यादा समय से ही वो लेवल अप कर रहा है और वो अभी से लेवल 39 तक भी पहुंच गया। लेवल अप करने की ये स्पीड तो बहुत ही ज्यादा भयानक है। फिर अचानक उसका शौक से भरा चेहरा डर से भरा हो जाता है और धीरे से कहती है, नेशनल एग्जाम में पहला रैंक मिला है, प्रोफेशन के कंपटीशन का चैंपियन है, सदियों से जिंद रिकॉर्ड को कोई भी छू नहीं पाया, उन सभी को तोड़ता जा रहा है। फिर अगले ही पल डर में से सवालों से भरे चेहरे में आ जाती है और कहती है, 1 मिनट, क्या वो तो कुआंग शेन का डिसाइपल नहीं है? तो फिर वो बाई शेन का डिसाइपल भी क्यों बना? फिर कहती है, क्या ऐसा हो सकता है कि उसके दो दो मास्टर हो? तो अब लिन मोयू के बारे में इतना सब पढ़ने के बाद राजकुमारी अपने मुंह पर हाथ रखने से अपने आप को नहीं रोक पाती और कहती है, ये किस तरह का शनकी है? जब मैं अपना लेवल अप कर रही थी तब एम्पायर में इस तरह की कोई हस्ती कैसे पैदा हो गई? वहाँ लिन मोयू हॉल ऑफ डंजन में अपना काम खत्म करके वहाँ से अपने कमरे में लौट आता है, जहाँ पर उसके सामने कई सारे क्रिस्टल बनाने के टुकड़े मौजूद है और लिन मोयू डंजन हॉल के बारे में बताते हुए कहता है, उस डंजन को और 10 बार क्लियर करने के बाद मैं आखिरकार लेवल 40 तक पहुंच ही गया। और नोटिफिकेशन में भी दिखता है कि लिन मोयू लेवल 40 पर मौजूद है। फिर लिन मोयू अपना ध्यान सामने मौजूद क्रिस्टल के टुकड़ों पर ले जाता है, तो उसमें एनर्जी के साथ कुछ हलचल होने लगती है और तुरंत उन सभी टुकड़ों में से कुछ ज़रूरी टुकड़े ऊपर हवा में उड़ना शुरू कर देते हैं और जैसे जैसे वे टुकड़े इकट्ठा होकर क्रिस्टल बनाने लगते हैं, तो लिन मोयू कहता है, मैं पहले इन टुकड़ों को जोड़कर क्लियर वाटर क्रिस्टल बनाऊंगा, उसके बाद उन्हें एलिमेंटल डिवाइन स्टोन में मिलाऊंगा। तो जैसे ही क्लियर वाटर क्रिस्टल बन जाते हैं, तो अगले ही पल लिन मोयू अपने पर्पल स्टोरेज स्पेस में से वो एलिमेंटल डिवाइन स्टोन बाहर निकालता है, जिसकी नोटिफिकेशन में दिखता है कि अभी इसमें 4 अलग अलग तत्व मौजूद है और इसका इस्तेमाल करने पर तीसरे जॉब चेंज में जॉब अपग्रेड के चांस 20% बढ़ा सकता है। तो लिन मोयू तुरंत उस एलिमेंटल डिवाइन स्टोन में अगला तत्व यानी पानी का क्रिस्टल जोड़ना शुरू कर देता है
और जैसे ही क्रिस्टल का जुड़ना खत्म हो जाता है तो नोटिफिकेशन में दिखता है कि अब इस एलिमेंटल डिवाइन स्टोन में पूरे 5 अलग अलग तत्व मौजूद है, जिनकी वजह से तीसरे जॉब चेंज में जॉब अपग्रेड होने के चांस 25% बढ़ा सकता है। वहाँ लिनमोयू की पैनल में दिखता है कि लेवल 40 पर लिनमोयू की स्ट्रेंथ, एजिलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन 4000 से ऊपर है और स्पिरिट 26,000 से ऊपर। तो उन स्टेट्स की ओर देखते हुए लिनमोयू कहता है, अजगर का मांस खाने के बाद मेरे एट्रीब्यूट्स भी काफ़ी हद तक बढ़ गए हैं। मुझे लगता है कि मैंने अपने लेवल के सभी प्रोफेशन को बहुत ज़्यादा पीछे छोड़ दिया है। फिर कहता है, लगता है अब समय हो गया है दूसरे जॉब चेंज में जाने का। इतना कहकर लिनमोयू तुरंत अपने बागीचे वाली जगह पर पहुंच जाता है, जहां पर सामने अपने गॉड बाय मौजूद होते हैं। तो लिनमोयू कहता है, मास्टर। तो सामने गॉड बाय थोड़े सवाल में कहते हैं, तुम आ गए, तुम काफ़ी जल्दी लेवल अप कराए। फिर तुरंत लिनमोयू के आते ही गॉड बाय उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे जॉब चेंज के लिए ले चलता हूँ, मैंने पहले से ही सारी तैयारियां करके रखी है। इतना कहते ही लिनमोयू और गॉड बाय वहाँ से सीधा दूसरे जॉब चेंज के लिए टेलीपोर्ट होकर जाने लगते हैं, जो सीधा जाकर लैंड ऑफ डेसोलेशन यानी वीरान जमीन पर जाकर रुकते हैं, जिसके आसमान में कुछ नीली एनर्जी दिखाई देती है। तो वहाँ पहुंचकर आसपास मौजूद उन एनर्जी को महसूस करते हुए लिनमोयू थोड़ा आश्चर्य से कहता है, यहाँ पर मौजूद तत्वों की ताकत कितनी मोटी है। तो लिनमोयू की बात सुनकर गॉड बाय स्माइल के साथ कहते हैं, इसे वीरान जमीन कहा जाता है, एक ऐसी जगह जो अति प्राचीन शक्तियों और व्यापक मात्रा में तत्वों की एनर्जी से भरपूर है। तुम्हारा जॉब चेंज यहाँ पर करने से बहुत ज़्यादा अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। फिर गॉड बाय अपनी एनर्जी एक्टिवेट करके तैयारी करते हुए आगे कहते हैं, इस अनंत जमीन पर वीरान जानवर के नाम से जाने जाने वाले मॉन्स्टर की टाइप रहती है, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम सिर्फ अपना जॉब चेंज करने में ध्यान लगाओ, बाकी सब कुछ तुम्हारे मास्टर तुम्हारे लिए संभाल लेंगे। इतना कहने के बाद गॉड बाय अपनी पूरी एनर्जी एक्टिवेट करके एक बड़ी सी गोल्डन लाइट की बीम अपने अंदर से बाहर निकालते हैं और चिल्लाते हैं, खुल जा। तो गॉड बाय के अंदर से निकलने वाली एनर्जी ऊपर आसमान के साथ साथ जमीन पर भी हर दिशा में लहर की तरह फैल जाती है, जिसके बाद 6 चट्टानों के बीच में रंग बिरंगी 6 मणि के साथ बहुत सारी गोल्डन एनर्जी से भरी हुई एक रचना तैयार हो जाती है, जिसकी नोटिफिकेशन में दिखता है कि ये दूसरे जॉब चेंज का फॉर्मेशन है, जिसे एक गॉड लेवल के फॉर्मेशन मास्टर ने बनाया है। जिसमें मौजूद रंग बिरंगी मणि को नज़दीक से देखने पर पता चलता है कि ये तो सभी वही है जिन्हें लिनमोयू अलग अलग जगह से इकट्ठा करके लाया था और कुछ गॉड बाय ने अपनी ओर से रखे हैं। तो उनकी ओर देखकर लिनमोयू मन में कहता है, वे तो निर्वाणा क्रिस्टल और जलपरी के आंसू है। तो अब लिनमोयू सब कुछ तैयार होते ही अपने कदम उस फॉर्मेशन की ओर आगे बढ़ाता है और जाकर उस फॉर्मेशन के बीचों बीच जहाँ पर सबसे ज़्यादा एनर्जी इकट्ठा होती है वहाँ पर जाकर ध्यान की मुद्रा में बैठ जाता है। तो उस फॉर्मेशन में से एनर्जी बाहर निकलना शुरू हो जाती है, लेकिन वो एनर्जी कहीं बाहर जाने के बजाय अंदर की ओर मुड़कर लिनमोयू की ओर आगे बढ़ने लगती है। तो उन्हें महसूस करते हुए लिनमोयू भी हाँ करता हुआ सोच में पड़ जाता है। लेकिन जैसे जैसे वो एनर्जी लिनमोयू के अंदर बहती जाती है वैसे वैसे लिनमोयू का प्रेशर की वजह से पूरा शरीर कांपने लगता है। पसीना पसीना होकर फूली हुई नसों में दांत कसकर लिनमोयू मन में कहता है, मैं मेरे शरीर में लगातार बहती हुई एनर्जी महसूस कर सकता हूँ, मेरे एट्रीब्यूट्स भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। फिर कहता है, शायद यही समय है अजगर के दिल का मांस खाने के लिए। तो इतना कहकर लिनमोयू तुरंत उस बक्से में से अजगर के दिल वाला मांस बाहर निकालकर तुरंत उसे कच्चा चबाकर खाने लगता है। तो जैसे ही लिनमोयू मांस खाना खत्म करता है तो इस बार खून की एनर्जी उसके शरीर में से इतनी ताकत के साथ बाहर निकलती है कि सिर्फ उसकी चमड़ी ही नहीं बल्कि ऊपर पहनी हुई टी शर्ट भी फट जाती है। तो पूरा दर्द में घिरा हुआ, पूरे शरीर में दरार बनकर अंदर मौजूद एनर्जी दिखता हुआ लिनमोयू का शरीर कांपकर नीचे जमीन पर गिर पड़ता है और लिनमोयू दर्द के मारे एक हाथ से अपना दिल कसकर पकड़ लेता है। तो अगले ही पल लिनमोयू के अंदर इकट्ठा हुई एनर्जी खींची हुई नसों के साथ लिनमोयू के सर ऊपर करते ही उसकी आंखें और मुंह में से बाहर निकलती हुई दिखाई देती है। और इसी के साथ उस फॉर्मेशन में एक लिनमोयू और 6 मणि सभी एनर्जी आसमान की ओर छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो नीचे मौजूद इस नज़ारे को देखकर
गॉड बाय मन में कहते हैं यंग लिन का जॉब चेंज शुरू हो गया है। और तभी थोड़ी ही देर में गॉड बाय के पीछे मुड़ते ही उनके पीछे से बहुत सारी लाल रंग की एनर्जी आती हुई दिखाई देती है। तो उसकी ओर देखकर गॉड बाय कहते हैं वे आखिरकार यहाँ पर पहुंच ही गए। वहां पर दिखाई देता है कि दरारे पड़ा हुआ लिन मोयू आधी बेजान लाश की तरह उस फॉर्मेशन में खड़ा है और उसके ऊपर वही अपने मैंग आनवेन वाला जंजीरों से बंधा हुआ उड़ता टावर आता है, जिसमें से लाइट निकलना शुरू हो जाती है। जिसके बाद तुरंत थोड़ी ही दूरी से हिरन के जैसे सिंग और परियों की तरह पंख लगाया हुआ व्हाइट टाइगर आता हुआ दिखाई देता है, जिसकी नोटिफिकेशन में दिखता है कि ये डेसोलेट बीस्ट यानी इस वीरान जगह का जानवर है। तो उसके आते ही गॉड बाय अपनी एनर्जी एक्टिवेट करके उसकी ओर जाने लगते हैं और जाते जाते चिल्लाकर कहते हैं चले जाओ यहाँ से। इतना कहकर जैसे ही गॉड बाय उस टाइगर के पास पहुंचते हैं तो दांत कसकर एक जोर से मुक्का उसके पेट में दे मारते हैं, जिसके सामने वो कुछ नहीं कर पाता और अगले ही पल वो भी एनर्जी बनकर वहां से दूर गिरने लगता है। तो गॉड बाय कहते हैं भागो यहाँ से। लेकिन उस टाइगर के जाते ही वहां पर पीछे के पीछे ही और कई सारे टाइगर गॉड बाय की ओर गुस्से में दांत दिखाते हुए लड़ाई करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तो उनको देखकर गॉड बाय हल्की सी स्माइल के साथ सामने कहते हैं बिल्कुल सही समय पर आए हो। इतना कहकर गॉड बाय इस बार एक साथ अपने एनर्जी के अनगिनत मुक्के बनाकर उन सभी व्हाइट टाइगर की ओर बेचते हैं। तो वे सभी भी मुक्के खाकर दूर जाने लगते हैं। लेकिन अगले ही पल वे सभी व्हाइट टाइगर गॉड बाय पर एक दिशा में से हमला करने के बजाय उनके चारों ओर से हमला करने के विचार के साथ उन्हें घेर कर खड़े हो जाते हैं। फिर उन सभी में से एक टाइगर चिल्लाकर हर दिशा में से एक साथ हमला करने का ऑर्डर देते हुए दहाड़ता है। लेकिन वे सभी आगे बढ़कर गॉड बाय पर हमला कर सके उससे पहले तो गॉड बाय दो मुक्के कसकर अपने अंदर से एनर्जी का ऐसा ब्लास्ट करते हैं कि वापस वे सभी टाइगर उसकी वजह से दूर जाकर गिरने लगते हैं। लेकिन तभी थोड़ी ही दूरी से उन व्हाइट टाइगर की एक बहुत बड़ी दहाड़ने की आवाज आती हुई सुनाई देती है। तो ये सुनकर गॉड बाय का चेहरा थोड़ा टेंशन के साथ पसीने वाला हो जाता है और तुरंत पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां पर मौजूद व्हाइट टाइगर को देखकर कहते हैं अरे नहीं, यहाँ पर डेसोलेट बीस्ट लॉर्ड क्यों चला आया। वहां पर दिखाई देता है कि उन छोटे व्हाइट टाइगर के बीच में एक बहुत बड़ा हिरन के सिंग की बजाय ड्रैगन की तरह पीछे से हड्डियां निकलता हुआ और हाथ में दो येलो रिंग के साथ अलग ही तरह का व्हाइट टाइगर आता है, जिसकी नोटिफिकेशन में दिखता है कि ये इस वीरान जगह के जानवरों का लॉर्ड है। और वो लॉर्ड यहाँ पर आते ही अपने सभी टाइगर को मार खाता हुआ देखकर जोर से चिल्लाने लगता है। तो उसके चिल्लाने की वजह से अगले ही पल वहां पर मौजूद सभी छोटे व्हाइट टाइगर के ऊपर अलग अलग रंग की रिंग बनने के साथ उनके स्ट्रेंथ, एजिलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन और स्पिरिट के स्टेट्स में बढ़ोतरी होने लगती है। वहां सामने उस बड़े टाइगर की एनर्जी के पास रहकर सभी छोटे व्हाइट टाइगर अपने अपने एट्रीब्यूट्स बढ़ाते रहते हैं और सामने खड़े गॉड बाय उनकी ओर देखते रहते हैं। फिर जैसे ही उन सभी छोटे टाइगर के एट्रीब्यूट्स बढ़ जाते हैं तो तुरंत गॉड बाय पर हावी होने के लिए वे सभी अपनी फुल एनर्जी के साथ पंजे हिलाते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। तो उन सभी को अपनी ओर आता हुआ देखकर गॉड बाय थोड़े पसीने के साथ टेंशन वाले चेहरे से मन में कहते हैं इन वीरान जगह के जानवरों के ट्रेट में अमरता से मिलता जुलता असर मौजूद है और मेरे पास कोई असरकारक रास्ता नहीं मौजूद जिसकी मदद से मैं उन्हें घायल कर सकूं। इसलिए मैं उन्हें अभी सिर्फ पीछे धकेलने का काम ही कर सकता हूँ। इतना कहकर जैसे ही वे छोटे व्हाइट टाइगर पास आते हैं तो गॉड बाय इस बार थोड़े सीरियस होकर ताकतवर मुक्का बनाते हैं, जिसकी मदद से उन सभी छोटे टाइगर को पीछे धकेल सके और कहते हैं भागो यहाँ से। तो जैसे ही वे सभी छोटे टाइगर पीछे धकेल दिए जाते हैं तो ये देखकर वो बड़ा टाइगर बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से में सामने मौजूद गॉड बाय पर दहाड़ने लगता है। फिर जैसे ही वे छोटे टाइगर पीछे पहुंचते हैं तो उनके आते ही वो बड़ा टाइगर उन सभी पर अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उन्हें वापस ठीक करके इस बार सभी एक साथ वार करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो इस बार प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से गॉड बाय तुरंत टेंशन के साथ पीछे टावर की ओर मुड़ते हैं और चिल्लाकर कहते हैं ओल्ड मैंग मदद करो यहाँ पर। तो गॉड बाय की आवाज़ पर वहाँ टावर के ऊपर से बहुत सारी रोशनी आती है, जिसके अंदर से कई सारी बीम बनकर आगे बढ़ने लगती है।
जो लाइट की बीम जाकर आगे बढ़ रहे छोटे टाइगर के बीच में से होकर गुजरती है तो वे सभी आगे बढ़ते बढ़ते रुक जाते हैं और बीम की वजह से वे सभी तीतर बीतर हो जाते हैं। लेकिन तभी वह लाल एनर्जी में भरा हुआ एक वार फुल स्पीड में आगे की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है, जो जाकर सामने मौजूद छोटे टाइगर पर पड़ता है तो वे सभी किसी चलती हुई दीवार से टकरा गए हो वैसे मार खाकर चिपक जाते हैं। जिसके बाद वहां पर देखने को मिलता है कि उस हमले के चले जाने के बावजूद उसके ऊपर मौजूद लाल एनर्जी उन सभी छोटे टाइगर के ऊपर इस तरह से लिपट जाती है जैसे वे सभी अजगर के फंदे में आकर फंस गए हो, जिसकी वजह से वे सभी सांस तक नहीं ले पाते। तभी वहां पर हमें देखने को मिलता है कि ऐसा कारनामा करने वाला और कोई नहीं बल्कि अपने दूसरे वाले यानी सनकी मास्टर ही है, जो खुशी खुशी आते हुए गॉड बाय को कहते हैं, हा हा भाई युआन, इस बार मैं जीत गया। यानी अपने भाई के दूसरे जॉब चेंज को देखने के लिए सनकी मास्टर आखिरकार आ ही जाते हैं। तो अब अपनी बात खत्म करके सनकी मास्टर वापस अपने डार्क किलिंग ऑरा से भरी तलवार सामने हवा में घुमाते हैं तो एक बहुत बड़े वार के साथ कई सारा किलिंग ऑरा सामने की ओर आगे बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे ही इस बार वो वार सामने मौजूद टाइगर की ओर आगे बढ़ता है तो छोटे टाइगर तक पहुंचे उससे पहले बड़ा वाला टाइगर आगे आकर अपने पंजे से उस वार को रोक लेता है। और अब अपने सनकी मास्टर के हमले के बाद वो बड़ा वाला टाइगर यूं ही बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाता और सामने की ओर देखता रहता है, जहां अपने सनकी मास्टर गॉड बाय के पास आकर खड़े हो जाते हैं। तो सनकी मास्टर को आया हुआ देखकर गॉड बाय थोड़े तने हुए चेहरे में कहते हैं, सनकी यान, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो सामने सनकी मास्टर स्माइल के साथ दांत दिखाते हुए कहते हैं, क्या बकवास कर रहे हो? यंग लिन मेरा डिसाइपल है तो सीधी सी बात है कि मुझे उसके दूसरे जॉब चेंज के लिए हाजिर तो रहना ही चाहिए ना। तभी वहाँ सामने मौजूद बड़ा वाला टाइगर अपनी चाल चलते हुए वहाँ पर मौजूद छोटे टाइगर के साथ साथ अब ताकत और ज़्यादा बढ़ाने के लिए और भी ज़्यादा छोटे टाइगर को बुलाते हुए दहाड़ने लगता है। तो उनकी ओर देखकर गॉड बाय कहते हैं, संभल कर, और भी ज़्यादा वीरान जगह के जानवर आ रहे हैं। इतना कहकर गॉड बाय अपनी येलो एनर्जी के साथ तैयार हो जाते हैं। तो अपने सनकी मास्टर भी अपने किलिंग ऑरा के साथ लड़ाई के लिए तैयार होते हुए कहते हैं, हालांकि मेरा किलिंग ऑरा इन मॉन्स्टर को मार नहीं सकता, लेकिन मैं पक्का उन्हें घायल जरूर कर सकता हूँ। इतना कहने के बाद एक तरफ गोल्डन येलो एनर्जी और दूसरी तरफ किलिंग ऑरा में लिपटी हुई तलवार की एनर्जी एक साथ हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। तभी वहाँ नीचे लिन मोयू शरीर पर दरार पड़ते वक्त जो सारी एनर्जी हवा में छोड़ दी थी वो सारी अब वापस मुड़कर लिन मोयू के अंदर आने लगती है। तो लिन मोयू पसीना पसीना होकर गहरी सांस छोड़ता हुआ पूरे शरीर से कांपने लगता है। और जैसे जैसे वो एनर्जी लिन मोयू के अंदर बढ़ती जाती है वैसे वैसे लिन मोयू को उसे संभालने के लिए और भी ज़्यादा दर्द और मेहनत की ज़रूरत पड़ने लगती है। फिर जैसे ही वो एनर्जी सारी लिन मोयू के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है तो तुरंत वहाँ का माहौल गोल्डन से सीधा डार्क ग्रीन हो जाता है और आसमान में बिल्कुल प्रोफेशन जगाने वाले दिन की तरह ही बिजली और बादल दिखाई देने लगते हैं, जहाँ नज़दीक से देखने पर उसमें एक अलग ही तरह का मेज जैसा स्केलेटन दिखाई देता है, जिसकी सिर्फ हड्डियाँ ही नहीं बल्कि इस बार उस पर चमड़ी भी मौजूद है। और उस स्केलेटन के सामने कई सारे छोटे छोटे उड़ते हुए जहाज आते हुए दिखाई देते हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि अपने भाई को भविष्य में उड़ने वाली आर्मी भी मिल सकती है? खैर, उन सभी जहाज के आगे आते ही वो पहले वाला स्केलेटन ग्रीन एनर्जी से भरा अपना स्टाफ ऊपर आसमान में उठाता है। तब जाकर हमें दिखाई देता है कि वहाँ आसमान में सिर्फ वे कुछ स्केलेटन ही नहीं बल्कि वापस वहाँ पर पूरी की पूरी अनगिनत सल्तनत की इकट्ठा की हुई आर्मी मौजूद है। फिर वो स्केलेटन अपने स्टाफ का इस्तेमाल करता है तो उसमें डार्क रेड बिजली के साथ कुछ एनर्जी इकट्ठा होती है और अचानक ब्लास्ट होती है। तो देखने में बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे अपने भाई के अंदर मौजूद किलिंग ऑरा को वो स्केलेटन रेज स्ट्राइक के साथ कंट्रोल करके इस्तेमाल कर रहा हो। तो वहाँ आसमान में इस तरह के नए स्केलेटन और उसकी अलग तरह की एनर्जी को देखकर लिन मोयू वहाँ नीचे बैठा बैठा अपना दर्द भूल जाता है और आश्चर्य में ऊपर आसमान की ओर देखने लगता है। फिर अचानक वहाँ पर इकट्ठा हो रही एनर्जी के साथ मौजूद स्केलेटन जैसे एक लाल शीशा हो वैसे एक बड़े धमाके के साथ टूटे हुए सपने की तरह टूटकर बिखर जाता है, जिसके बाद अपना दर्द कंट्रोल करके बैठे लिन मोयू में से इस बार एक साथ अलग अलग सतरंगी रोशनी इतनी ताकत के साथ बाहर निकलती है कि लिन मोयू वापस दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है
और वो सतरंगी रोशनी लिनमोई से निकलकर ऊपर आसमान में जाती है तो नीचे अभी भी जल रहे उस फॉर्मेशन में मौजूद सारे मणि चमकते हुए एक दूसरे के साथ ब्लू लाइट से कनेक्ट होने लगते हैं। और इस नज़ारे को देखकर वहाँ लड़ाई कर रहे दोनों मास्टर का ध्यान नीचे लिनमोई की ओर जाता है। सनकी मास्टर ये नज़ारा देखकर अचानक कहते हैं, जॉब अपग्रेड। तो गॉड बाय कहते हैं, बाकी सभी के लिए तो पहला जॉब अपग्रेड होने पर 3 कलर की लाइट ही निकलती है, लेकिन उसकी असल में 7 कलर की निकली। तो सनकी मास्टर कहते हैं, क्या ऐसा होता है एक यूनिक प्रोफेशन। वहां नीचे लिनमोई अब सिर्फ फॉर्मेशन में खड़ा नहीं रहता, बल्कि उस निकलने वाली एनर्जी के साथ साथ ऊपर हवा में उड़ने लगता है और उसके सारे गांव भी भर जाते हैं। तब अपने अंदर होने वाले बदलाव की ओर देखते हुए लिनमोई मन में कहता है, मैं मेरे अंदर मौजूद पावर लगातार बढ़ती हुई महसूस कर सकता हूँ। मेरे एट्रीब्यूट्स भी लगातार बढ़े जा रहे हैं। तभी वो बाहर निकलने वाली एनर्जी अपना रूप बदलकर थोड़ी पर्पल कलर की हो जाती है और इस बार उस एनर्जी के नीचे जमीन से लेकर ऊपर आसमान में जाते हुए नीचे मौजूद फॉर्मेशन भी अपनी पूरी एनर्जी के साथ चमकते हुए छोटे छोटे जुगनू की तरह गोल्डन लाइट बाहर निकालने लगता है। तो ये नज़ारा देखकर गॉड बाय पसीने के साथ चिल्लाकर कहते हैं, टैलेंट जगाया, यंग लिन ने अपना तीसरा टैलेंट जगाया। एक मिनट, अपने भाई के पास दूसरा टैलेंट कौन सा था? चलो आगे पता चल ही जाएगा। और ये खबर अपने सन के मास्टर के लिए बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली निकलती है। तो टेंशन के मारे नीचे की ओर देखते हुए कहते हैं, क्या इसका मतलब ये होता है कि जब वो अपने तीसरे जॉब चेंज के लिए जाएगा तब टैलेंट डिवाइन स्टोन का इस्तेमाल करने पर वो अभी भी एक और टैलेंट जगा सकता है। फिर कहते हैं, तो क्या ये बच्चा पहला प्रोफेशन बनने वाला है जो 4-4 टैलेंट जगाएगा? तभी वहाँ काम खत्म होने पर आसमान में उड़ता हुआ लिनमोई अपनी आंखें खोलता है और वहाँ नोटिफिकेशन आती है कि आपने एक टैलेंट पाया, समन स्पिरिट लिंक, जिसमें नेक्रोमेंसर मोनार्क यानी अपना भाई अब नेक्रोमेंसर का सम्राट बन गया है। वो अपने समन के साथ स्पिरिट लिंक बनाता है, जिससे जब नेक्रोमेंसर सम्राट की स्पिरिट खत्म हो जाएगी तब समन खुद अपनी स्पिरिट भेजेंगे उसे भरने के लिए। तो ये टैलेंट देखकर लिनमोई बहुत चौंक जाता है और अपने हाथ की ओर देखते हुए कहता है, हेल्थ लिंक के बाद अब स्पिरिट लिंक भी जाग गई, यानी वो हेल्थ लिंक एक टैलेंट था। लिनमोई आगे कहता है, मेरे समन के पास बहुत ही ज़्यादा ताकतवर स्पिरिट की पावर है, तो क्या इस टैलेंट के साथ ये तय नहीं हो जाता कि मैं अपनी स्पिरिट बिना रोके लगातार भरे जा सकता हूँ? तभी वहाँ वापस वही सिस्टम वाली पैनल आती है जिसमें दिखता है कि होस्ट को नया टैलेंट मिला है, उसे ऑप्टिमाइज करना शुरू कर रहे हैं। तो ये देखकर लिनमोई वापस चौंक कर सवालों से भरा कहता है, इस टैलेंट को आगे और भी ऑप्टिमाइज किया जा सकता है? फिर कुछ ही पल में ऑप्टिमाइजेशन खत्म होने पर वापस नोटिफिकेशन आती है जिसमें दिखता है कि टैलेंट ऑप्टिमाइजेशन खत्म हो गया। समन लाइफ लिंक यानी हेल्थ लिंक और समन स्पिरिट लिंक टैलेंट मिलाकर एक यूनिक गॉड लेवल का टैलेंट मिला, कॉम्प्रहेंसिव कनेक्शन, जो समन के साथ एक व्यापक कनेक्शन बनाता है जिसमें चोट लगना, घाव भरना और स्पिरिट का इस्तेमाल होना सब कुछ एक दूसरे में बांटा जाएगा। तो अब ये बात पढ़ने के बाद लिनमोई का चेहरा बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे कोई भूत देख लिया हो और चौंक कर कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे 2 टैलेंट इकट्ठा होकर एक यूनिक गॉड लेवल टैलेंट बन जाएंगे। यानी अपने भाई के पास अब 3 टैलेंट नहीं रहे बल्कि वापस 2 टैलेंट ही हो गए हैं। लिनमोई आगे कहता है, अब से मैं और मेरे समन पूरे तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इसी के साथ जैसे सभी मरे हुए स्केलेटन ने लिनमोई को अपना सम्राट चुन लिया हो, वैसे ऊपर उठाते हुए अलग तरह के स्केलेटन आर्मर के साथ नोटिफिकेशन आती है कि दूसरा जॉब चेंज सक्सेसफुली हो गया है, जॉब अपग्रेड सक्सेसफुली हो गया है, तुम्हारा प्रोफेशन अपग्रेड होकर नेक्रोमेंसर सम्राट बन गया है। और इसी के साथ एक नई स्किल भी मिली है, ब्लीडिंग कर्स। तभी उस नोटिफिकेशन के आते ही वापस उसके ऊपर वही सिस्टम वाली नोटिफिकेशन आती है जो कहती है, डिटेक्ट हुआ है कि होस्ट का दूसरा जॉब चेंज सक्सेसफुल रहा है, तो ऑप्टिमाइजेशन और स्किल का मिलाने का काम शुरू कर रहे हैं। पॉइजन स्टार रिंग को मिलाने और ऑप्टिमाइजेशन का काम शुरू कर रहे हैं। स्लो कर्स को मिलाने और ऑप्टिमाइजेशन का काम शुरू कर रहे हैं। यानी अब इन दोनों में भी कुछ बदलाव जरूर आएंगे। तभी वहाँ नीचे जमीन पर दिखाई देता है कि लिनमोई वापस उसी फॉर्मेशन के बीच में पहुंच गया है, लेकिन अब उस फॉर्मेशन में मौजूद सारी रोशनी गायब होकर वो सारा फॉर्मेशन खत्म हो गया है।
तो ये नज़ारा देखकर दोनों मास्टर लिन मोयू की ओर खुशी के साथ देखते रहते हैं और गॉड बाय कहते हैं, ऐसा लगता है कि यंग लिन का दूसरा जॉब चेंज पूरा हो गया है। लेकिन तभी वह उन सभी व्हाइट टाइगर की और किसी की बहुत ही ज्यादा जोर से दहाड़ने की आवाज आती है। तो इस बार सभी छोटे टाइगर के साथ साथ वो बड़ा वाला टाइगर भी आंखें बंद करके सर नीचे झुकाता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि वहां पर दिखाई देता है कि इस बार उस पहले वाले बड़े टाइगर से भी 100 गुना ज्यादा बड़ा एक और व्हाइट टाइगर उनके सामने आकर खड़ा हो गया है। तो उसकी ओर देखकर गॉड बाय कहते हैं, इन वीरान जगह के जानवरों का राजा। यहाँ पर छोटे टाइगर को भी पूरे तरीके से मारा नहीं जा रहा और ऊपर से बढ़कर एक बड़े टाइगर आते ही जा रहे हैं। यहाँ पर आखिरकार चल क्या रहा है? वहाँ नीचे जैसे ही लिन मोयू का दूसरा जॉब चेंज खत्म हो जाता है तो उस फॉर्मेशन के आसपास मौजूद चट्टानें टूटने लगती है और तभी गॉड बाय और सनकी मास्टर तुरंत ऊपर आसमान से सीधे नीचे फॉर्मेशन के बीच में लिन मोयू के पास चले आते हैं। तो अचानक उनको अपने पास आता हुआ देखकर लिन मोयू थोड़ा बहुत चौंक जाता है, लेकिन वहां पर गॉड बाय नीचे आते ही तुरंत टेंशन वाले चेहरे में चिल्लाकर मैंग आनवेन को कहते हैं, ओल्ड मैंग जल्दी चलो यहाँ से। तो गॉड बाय की बात सुनते ही मैंग आनवेन तुरंत वहां से गॉड बाय, सनकी मास्टर, लिन मोयू और उस टावर सभी को यहाँ से सही सलामत बाहर निकालने के लिए तुरंत येलो एनर्जी के साथ टेलीपोर्टेशन शुरू कर देते हैं। लेकिन वो अभी अभी आया हुआ सबसे बड़ा वाला व्हाइट टाइगर सभी को ऐसे ही थोड़ी ना जाने देगा। तो वो सामने भाग रहे सभी इंसानों पर अपने मुंह में से बिजली जैसी रेड एनर्जी से हमला कर देता है, जो फुल स्पीड में जाकर सामने मौजूद अपने मैंग आनवेन वाले टावर से टकरा जाती है। तो उसकी वजह से टावर की हालत थोड़ी खराब हो जाती है और जंजीर भी छूट जाती है। लेकिन सौभाग्य से वो अकेला हमला उस टावर को पूरे तरीके से चोट पहुंचाने के काबिल नहीं होता। तो वो टावर उस हमले के बाद दूसरा हमला हो सके उससे पहले ही तुरंत वहां से 9-2-11 हो जाता है, जिसके साथ वहां मौजूद तीनों लोग तुरंत टेलीपोर्ट होकर अपने बगीचे वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। जहां पर पहुंचते ही सनकी मास्टर तो पसीना पसीना होकर तुरंत कुर्सी पर सर नीचे करके बैठ जाते हैं और गॉड बाय भी टेबल पर जोर से हाथ रखकर अपने आप को संभालने की कोशिश करते हैं। फिर तुरंत थोड़ा सा सर ऊपर करके सांस लेते हुए मैंग आनवेन को कहते हैं, ओल्ड मैंग क्या तुम ठीक हो? तो वहां पर सबसे ताकतवर वाला हमला खाने वाले मैंग आनवेन आंखें बंद करके सर पकड़ते हुए कहते हैं, उसने लगभग मुझे ब्लास्ट कर ही दिया था, लेकिन अभी कोई चिंता की बात नहीं है। तो वहाँ अपने सनकी मास्टर अपना रुआब जमाए रखने के लिए बंद आंखों में एक हाथ अपने मुंह के आगे लाते हैं और कहते हैं, मैं जब 2 और बार लेवल अप कर लूँगा और मेरा किलिंग ऑरा और ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा तब मैं जाकर उसे ख़त्म कर दूंगा। फिर जैसे ही सभी की सही सलामती की बातें खत्म होती है तो तुरंत गॉड बाय को जिस काम के लिए गए थे वो याद आता है। तो पीछे लिन मोयू की ओर मुड़कर कहते हैं, मोयू जॉब चेंज कैसा रहा? तो ये बात सुनते ही बाकी दोनों भी रिजल्ट जानने के लिए अपना ध्यान उस ओर लगाने लगते हैं। वहाँ फुल 8 पैक एप्स में खड़ा लिन मोयू अपना थैनाटोस साइट बाहर निकालकर डार्क ग्रीन ऑरा में लिपटा जवाब देते हुए कहता है, रुकिए मैं देख लेता हूँ। और मन में कहता है, मुझे देख लेना चाहिए कि मेरी स्किल कौन सी नई स्किल के साथ जुड़ गई है। इतना कहकर जैसे ही लिन मोयू अपनी पैनल खोलता है तो दिखता है कि अब लिन मोयू का प्रोफेशन नेक्रोमेंसर सम्राट बन गया है, जिसमें लेवल 40 पर टाइटल ड्रैगन वॉरियर किंग, स्ट्रेंथ, कॉन्स्टिट्यूशन और एजिलिटी 23,925 और स्पिरिट 53,255। फिर आगे मौजूदा सभी चीज़ों की लिस्ट में सबसे पहला इक्विपमेंट है साइट ऑफ थैनाटोस, यानी अपना थैनाटोस साइट। फिर स्पेशल एट्रीब्यूट्स में जितने तत्व के एलिमेंटल जेम एब्जॉर्ब किए हैं उन सभी तत्व यानी जहर, आग, प्रकाश और पानी के साथ साथ शारीरिक चोट में 50% की कमी। ट्रेट में लिखा है कि डिविनिटी की पावर लेवल 40 पर मौजूद है, जिसके साथ स्पेशल आइटम डिवाइन लैंड कॉल्ड्रन है जिसे अभी इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर समनिंग स्पेस में जगह अब 600 की हो गई है, जिसमें से 390 भरी हुई है 200 स्केलेटन वॉरियर और 190 स्केलेटन मेज के साथ। टैलेंट अपने भाई के पास अब 3 में से 2 हो गए हैं, लेकिन दोनों यूनिक है। एक कॉम्प्रहेंसिव इंक्रीज है जिसमें सब कुछ मिलते ही 10 गुना हो जाता है, और दूसरा कॉम्प्रहेंसिव कनेक्शन है जिसमें अपने भाई का और उसकी आर्मी का सब कुछ एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। फिर पैसिव स्किल में है नेगेटिव स्टेट्स इम्यूनिटी, यानी अपनी ब्लेसिंग ऑफ लाइट का अपग्रेड वर्जन,
और दूसरी डैमेज ट्रांसफर, जिसमें लगने वाली सारी चोट स्केलेटन के अंदर चली जाएगी। लेकिन आखिर में आती है एक्टिव स्किल, जिसकी अपने भाई के पास पूरी लाइन लगी हुई है, जिसमें सबसे पहले है सोल ब्लेज लेवल 40 पर, जो किसी को नहीं छोड़ती। फिर है कोर्प्स एक्सप्लोजन, जो सबसे धीरे लेवल अप होती है, इसलिए अभी तक लेवल 6 पर ही मौजूद है। फिर स्केलेटन आर्मर लेवल 40 और स्केलेटन फैंग भी लेवल 40 पर। जिसके बाद है डिटेरियोरेशन कर्स, यानी अपने स्लो कर्स का अपग्रेड वर्जन, जो लेवल 40 पर है। और पॉइजन स्टार बस्ट, जो कि पॉइजन स्टार रिंग का अपग्रेड वर्जन है, जो भी लेवल 40 पर मौजूद है। फिर है इनहेंस ट्रूप, जो कि हाथ पर मौजूद टैटू वाली रूयन स्किल है। और स्लॉटर डोमेन, जो कि अपने मास्टर ने दिया है, लेकिन अभी उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिन सब के बाद इस दूसरे जॉब चेंज का एक और रिवॉर्ड, यानी ताज़ा नई स्किल मिली है, समन स्केलेटन आर्चर्स, यानी अब अपने भाई के पास सिर्फ मेज ही नहीं बल्कि तीरंदाज भी हो गए। तो अब इतनी सारी चीज़ें देखकर खुद लिन मोई भी टेंशन में पड़ जाता है और बिना पलक झपकाए सामने की ओर देखते हुए आश्चर्य में कहता है, मेरी कई सारी स्किल में बदलाव देखने को मिल रहा है, जैसे कि ब्लेसिंग ऑफ लाइट जुड़ने के बाद ऑप्टिमाइज होकर नेगेटिव स्टेट्स इम्यूनिटी बन गई और एक नए तरह के स्केलेटन भी आ गए हैं। फिर लिन मोयू सभी चीज़ों की डिटेल देखता है, जिसमें पावर ऑफ डिविनिटी से लेवल अप होने पर एट्रीब्यूट्स और 40% बढ़ेंगे और स्पिरिट और स्टेमिना रिकवर करने की स्पीड 4000% बढ़ेगी। कॉम्प्रहेंसिव इंक्रीज में सभी स्किल की इफेक्ट 10 गुना हो जाएगी और कॉम्प्रहेंसिव कनेक्शन में समन के साथ एक ऐसा व्यापक कनेक्शन बनेगा जो लगी हुई चोट, घाव भरना और स्पिरिट का इस्तेमाल करना सब कुछ एक दूसरे के साथ जोड़ देती है। फिर नेगेटिव स्टेट्स इम्यूनिटी में सभी नकारात्मक प्रभाव के सामने बचाव, डैमेज ट्रांसफर में सारा वार बुलाए हुए समन में चला जाएगा। कोर्प्स एक्सप्लोजन 6 मीटर के दायरे में लाश की सबसे ज्यादा हेल्थ का 35% हमला ब्लास्ट करेगी। डिटेरियोरेशन कर्स 100 मीटर के दायरे में 200% स्पीड घटाएगी और अब तो उस समय मिलने वाला घाव भी 30% ज्यादा हो जाएगा, यानी टैलेंट के साथ 10 गुना करने पर 300% ज्यादा हो जाएगा, जो 1 मिनट तक रहेगा। फिर स्केलेटन आर्मर हड्डियों से आर्मर बनाता है, जो 4000 कॉन्स्टिट्यूशन डिफेंस देता है और वो 5 मिनट तक रहता है, जिसे दूसरों पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर आगे स्केलेटन फैंग नुकीली हड्डियां छोड़ता है, जिसकी ताकत स्किल के लेवल और इस्तेमाल करने वाले की स्पिरिट पर आधार रखती है। आगे सोल ब्लेज है, जो सामने वाले की आत्मा पर वार करता है, जिससे जलन होती है और इसकी भी ताकत स्किल के लेवल और इस्तेमाल करने वाले की स्पिरिट पर आधार रखती है। फिर पॉइजन स्टार बस्ट में 100 मीटर के दायरे में जहर फैलाकर हर सेकंड 4000 ताकत के बराबर डैमेज करती है, जो 100 सेकंड रहती है। और इसका 10 गुना करने पर क्या होगा वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम सभी खुद समझदार हो। और आखिर में इनहेंस ट्रूप 30 सेकंड के लिए समन और उनको बुलाने वाले दोनों के बेस एट्रीब्यूट्स 200% बढ़ा देती है और जो घाव देते हैं वो और 500% बढ़ जाता है, जिसका कूलडाउन 1 घंटा है। तो अब इन सभी चीज़ों की ओर देखकर दोनों मास्टर के होश उड़ जाते हैं। सनकी मास्टर कहते हैं, तुम्हारे एट्रीब्यूट्स कुछ लेवल 60 लेजेंडरी प्रोफेशन से भी ज्यादा है, यहाँ तक कि कुछ बॉस से भी तुलना की जा सकती है। तो गॉड बाय कहते हैं, ऊपर से तुम्हारा नया टैलेंट तुम्हारे प्रोफेशन के साथ बिल्कुल सही से मेल खाता है। तभी मैं सोचूं कि ये गॉड लेवल टैलेंट क्यों है, क्योंकि इसमें देखा जाए तो लगभग तुम्हारी स्पिरिट अनंत हो गई है। तुम्हारी जनरेशन के सभी लोगों में तुलना की जाए तो ऐसा कोई भी नहीं है जो तुमसे आगे जा सके। लेकिन वहां पर बैठे मैंग आनमैन चौंकने के बजाय लिन मोयू को आराम से कहते हैं, तुम्हारे समन के स्टेट्स भी काफी बढ़ गए होंगे, है ना? तो उन्हें बाहर निकाल कर क्यों नहीं देख लेते? तो ये सुनकर लिन मोयू सीरियस फेस में कहता है, हाँ जरूर। फिर स्केलेटन को कहता है, बाहर आओ स्केलेटन बर्जर्क वॉरियर, यानी अपना स्केलेटन वॉरियर भी अपग्रेड हो गया है। वहाँ जैसे ही स्केलेटन के आने का डार्क ऑरा खड़ा होता है, वैसे नोटिफिकेशन आती है कि एक प्लेटिनम स्केलेटन बर्जर्क वॉरियर आ रहा है, जो देखने में वाकई काफ़ी कूल दिखाई देता है। और उसकी नोटिफिकेशन में दिखता है कि ये प्लेटिनम स्केलेटन बर्जर्क वॉरियर लेवल 40 है, स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्पिरिट और कॉन्स्टिट्यूशन 55,000 है और स्किल है बर्जर्क स्ट्राइक, यानी रेज स्ट्राइक अब बर्जर्क स्ट्राइक है, जो स्ट्रेंथ का 500% हमला करता है और कूलडाउन 10 मिनट। तो इतने खतरनाक लिन मोयू से भी ज्यादा ताकतवर स्टेट्स देखकर वहां पर मौजूद तीनों लोग पूरे हिल जाते हैं और अब तक शांत बैठे मैंग आनमैन भी शॉक में कहते हैं,
इतने ताकतवर एट्रीब्यूट्स, यहाँ तक कि कुछ बॉस के भी इतने ज़्यादा नहीं होते। तो सनकी मास्टर कहते हैं, यहाँ तक कि मुझे भी उनके अंदर से भयानकता निकलती हुई महसूस हो रही है। तभी लिन मोयू स्केलेटन वॉरियर के बाद स्पिरिट वाली फायर के साथ स्केलेटन मेज को बुलाने के लिए कहता है, बाहर आओ स्केलेटन आर्च मेज। यानी उसमें भी कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। तो जैसे ही वो मेज बाहर निकल कर आता है तो उसके दोनों हाथों में अलग अलग तत्व दिखाई देते हैं और नोटिफिकेशन में दिखता है कि ये प्लेटिनम स्केलेटन आर्च मेज, जिसके लेवल 40 में स्ट्रेंथ, एजिलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन 12,500 और स्पिरिट 75,000 पर है। स्किल है एलिमेंटल डेटोनेशन, जिसमें अब वे अलग अलग तत्व के हमले नहीं बल्कि एक साथ सभी तत्व इकट्ठा करके वार करेंगे, जिसकी डैमेज का आधार उसकी स्पिरिट पर निर्भर करता है। तो अभी स्केलेटन बर्जर्क वॉरियर के स्टैट्स देखकर जो तीनों लोग हिल गए थे, वे सभी स्केलेटन आर्च मेज के स्टैट्स देखने के बाद थोड़े शांत हो जाते हैं। मैंगानमैन कहते हैं, स्केलेटन वॉरियर के इतने ऊंचे स्टैट्स देखने के बाद स्केलेटन मेज थोड़े कम दिखाई दे सकते हैं, लेकिन उनके एट्रीब्यूट्स ऑलरेडी उन सभी मेज प्रोफेशन वालों को पार कर चुके हैं। तो अपने सनकी मास्टर कहते हैं, ये मत भूलो कि मोयू मेज की पूरी एक आर्मी बुला सकता है, तो कई 100 स्केलेटन मेज के सामने उनकी तुलना कैसे हो सकती है। तभी लिन मोयू वापस अपना स्पिरिट वाला हाथ ऊपर करता है और कहता है, मेरी आर्मी में अब एक नया मेंबर भी जुड़ गया है। फिर कहता है, बाहर आओ स्केलेटन मार्क्समैन। तो अगले ही पल एक आम सा दिखने वाला थोड़ा सा अलग तरह का स्केलेटन बाहर निकल कर आता है। तो उसकी ओर देखकर लिन मोयू कहता है, लेकिन मैंने अभी तक उसका लेवल अप नहीं किया, मैं बाद में सबसे पहले उसको प्लेटिनम ग्रेड तक अपग्रेड कर दूंगा। तो जैसे ही लिन मोयू का सारा प्रदर्शन खत्म होता है तो गॉड बाय थोड़े स्माइल वाले चेहरे के साथ अपना हाथ घुमाते हैं और कुछ फेंकते हुए कहते हैं, ये मेरी ओर से तुम्हें बधाई के तौर पर तोहफा। वैसे पहले तो मैंने तुम्हारे लिए कुछ और तैयार किया था, लेकिन अभी के लिए पक्का यही चीज़ है जिसकी तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वहाँ पर दिखाई देता है कि गॉड बाय ने पूरा रेड एनर्जी से भरपूर कूल डाउन टेलिस्मैन दिया है, जिसकी नोटिफिकेशन में दिखता है कि ये एक इंटरमीडिएट कूल डाउन टेलिस्मैन है जो लेवल 70 से नीचे के डंजन में काम आएगा और उसमें पूरे के पूरे 30 बार के इस्तेमाल भरे हुए हैं। तो लिन मोयू तुरंत उस कूल डाउन टेलिस्मैन को कैच कर लेता है और सामने कहता है, थैंक यू मास्टर। फिर कहता है, तो मैं अभी जाकर डंजन पार करता हूँ। इतना कहने के बाद लिन मोयू तुरंत वहाँ से पीछे मुड़ता है और जाने लगता है। तो उसे जाता हुआ देखकर गॉड बाय गर्व से भरे कहते हैं, बिल्कुल जैसा मेरे डिसाइपल से उम्मीद थी। तो ये बात सुनकर अपने सन की मास्टर गुस्सा हो जाते हैं और गॉड बाय पर चिल्लाते हुए कहते हैं, चले जाओ यहाँ से, इस समय वो मेरा डिसाइपल है। तभी थोड़ी ही देर में लिन मोयू वापस अपने कपड़े बदलकर डंजन हॉल में पहुंच जाता है। तो लिन मोयू को आता हुआ देखकर सभी का ध्यान उसी की ओर जाता है। लिन मोयू को देखकर कोई कहता है, डिवाइन जनरल लिन वापस लौट आए। तो दूसरा गौर से देखते हुए कहता है, एक मिनट रुको, डिवाइन जनरल लिन ने अपना दूसरा जॉब चेंज कब खत्म कर लिया? तो कोई और कहता है, माय गुडनेस, अब वे किस तरह का नया डंजन रिकॉर्ड बनाने वाले हैं? वहाँ लिन मोयू हॉल में आते ही सीधा वर्ल्ड विंड प्लेन यानी बवंडर की जमीन वाले डंजन में चला जाता है, जिसमें डंजन का लेवल 42 है। जाने के लिए लेवल 37 से 47 चाहिए और डिफ़िकल्टी नॉर्मल और नाइटमेयर ही है। तो लिन मोयू वापस बिना ज़्यादा सोच विचार के आराम से नाइटमेयर डिफ़िकल्टी चूज़ कर लेता है और जैसे ही लिन मोयू उस डंजन के अंदर चला जाता है तो उसे जाता हुआ देखकर सभी का ध्यान वहीं पर चिपक जाता है। कोई कहता है, डिवाइन जनरल लिन बवंडर की जमीन में जा रहे हैं, यानी इस तत्व का डंजन भी अब अपग्रेड होने वाला है। वहाँ लिन मोयू उस डंजन के अंदर एक सुंदर से घास के मैदान में पहुंच जाता है और आसपास का नज़ारा देखते हुए कहता है, ये डंजन काफ़ी आरामदायक है। फिर तुरंत लिन मोयू अपना एक हाथ स्पिरिट के फायर के साथ ऊपर उठाता है तो उसके पीछे अपने अपग्रेड हुए ताकतवर स्केलेटन बर्सर्क वॉरियर, स्केलेटन आर्चमेज और नए आए हुए स्केलेटन आर्चर, जिन्हें लिन मोयू मार्क्समैन कहकर बुलाता है, वे सभी आकर एक बहुत बड़ी आर्मी खड़ी कर देते हैं। तो उन सभी की ओर देखकर लिन मोयू एक हाथ अपनी चिन पर रखता है और स्माइल के साथ कहता है, बुरा नहीं है, मेरी आर्मी अब और भी ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रही है। तभी वहाँ आसमान में कई सारे उड़ते हुए छोटे बवंडर दिखाई देने लगते हैं और उनकी नोटिफिकेशन में दिखता है कि ये विंड फेरी एक इन्हेंस हुआ ऊंचे स्तर का मॉन्स्टर है, जिसका लेवल 43, स्ट्रेंथ 20,000, एजिलिटी, स्पिरिट और कॉन्स्टिट्यूशन 30,000, स्किल है वर्ल्ड विंड ऑर्ब
और ट्रेट में लिखा है कि हवा वाले तत्व से उसे कुछ नहीं होगा और शारीरिक घाव में भी 50% की कमी हो जाएगी। तो उसके आते ही लिन मोयू सबसे पहले अपने नए मेंबर की ताकत चेक करने के लिए तीरंदाज स्केलेटन को आगे भेजता है, जो फुल स्पीड में अपना तीर कमान पर लेकर तैयार हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो अपना तीर सामने घूम रहे बवंडर में मारता है तो वो हवा जैसे मजबूत दीवार हो वैसे वो तीर उससे टकराकर तुरंत ही वापस मुड़ जाता है। और लिन मोयू के स्केलेटन की इतनी कम ताकत को देखकर तो खुद बवंडर भी लिन मोयू पर मजाक उड़ाते हुए हंसने लगता है। तो ये नज़ारा देखकर लिन मोयू पहले तो थोड़ा सोच में पड़ जाता है, लेकिन बाद में छोटे बच्चे की तरह गुस्सा होकर आग बबूला होता हुआ उस बवंडर को धमकी देते हुए कहता है, जब मैं उसका लेवल अप करने का काम खत्म कर दूंगा तब मैं बदला लेने के लिए लौट कर जरूर आऊंगा। तो अब लिन मोयू लगातार अपने तीरंदाज स्केलेटन को ही इस्तेमाल करता रहता है और धीरे धीरे करके उसका लेवल बढ़ाता रहता है, जो 4 घंटों बाद जाकर लेवल 40 प्लेटिनम तक पहुंच जाता है। तो लिन मोयू कहता है, मेरा लेवल अप करने का काम अब खत्म हो गया है। फिर डेंजरस लुक में स्पिरिट के साथ हाथ ऊपर करते हुए कहता है, बाहर आओ मेरे मार्क्समैन। तभी वहां बाहर इतना सारा समय बीत जाने की वजह से लिन मोयू की राह देखकर खड़े लोगों में अब और भी ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ता जाता है। कोई कहता है, यहाँ पर चल क्या रहा है, डिवाइन जनरल लिन अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? तो दूसरा कहता है, हाँ अब तक तो पूरे 4 घंटे भी बीत चुके हैं, जबकि नाइटमेयर डिफिकल्टी का रिकॉर्ड सिर्फ 2 घंटे का ही है। तो पहले वाला वापस कहता है, डंजन के अंदर आखिरकार चल क्या रहा है? वहाँ डंजन के अंदर लिन मोयू के बुलाने पर डार्क ऑरा में से कोई बाहर आता हुआ दिखाई देता है और वहाँ अब एक सीधे साधे तीरंदाज के बजाय प्लेटिनम आर्मर और काली हुडी के साथ ताकतवर तीरंदाज आकर खड़ा रहता है, जिसकी नोटिफिकेशन में दिखता है कि प्लेटिनम स्केलेटन मार्क्समैन का लेवल 40, स्ट्रेंथ, स्पिरिट और कॉन्स्टिट्यूशन 30,000 जबकि एजिलिटी 40,000, स्किल है सोल लॉक, एक पैसिव स्किल और अटैक पक्का लगेगा ही लगेगा, उसकी गारंटी है। तो अब ऐसे स्टैट्स देखकर लिन मोयू बहुत खुश हो जाता है और कहता है, गारंटी वार, आखिरकार अब जाकर मेरे पास एक रास्ता है उन अबिस और ड्रैगन प्रजाति के उड़ते हुए कीड़ों के लिए, लेकिन मुझे पहले ये डंजन क्लियर करके खत्म कर लेना चाहिए। इतना कहकर जैसे ही लिन मोयू तीरंदाज स्केलेटन को हमला करने के लिए कहता है तो वो अपना तीर कमान पर चढ़ाता है, जहां दिखाई देता है कि अब उसके पास कोई आम तीर नहीं बल्कि अब एनर्जी से बना ताकतवर तीर मौजूद है। तो अब अगले ही पल अपग्रेड हुए तीरंदाज का ताकतवर तीर बिजली की तरफ फुल स्पीड में दुश्मन की ओर आगे बढ़ने लगता है। तो उस तीर को आता हुआ देखकर पहले मजाक उड़ाने वाले बवंडर इस बार दूर से ही उसकी ताकत भांप लेते हैं। तो इस बार वे सभी छोटे बवंडर डर के मारे तीर उन तक पहुंचे उससे पहले ही फुल स्पीड में वहां से भागने के लिए पतली गली पकड़ लेते हैं। लेकिन जैसा कि उस तीरंदाज के स्टेट्स में लिखा था वैसे ये तीर जाकर दुश्मन को लगेगा ही लगेगा, ये गारंटी है। तो जैसे ही वो तीर जाकर एक बवंडर को लगता है तो उसको छूते ही वो तुरंत मारा जाता है और नोटिफिकेशन आती है कि आपने लेवल 43 विंड फेरी को मार गिराया, जिसमें 8,60,000 एक्सपीरियंस मिला। तो इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद लिन मोयू अपग्रेड हुए तीरंदाज की ताकत पर हाथ क्रॉस करके आराम से कहता है, बुरा नहीं है। फिर कहता है, अब मैं डंजन सचमुच में क्लियर करना शुरू कर सकता हूँ। जिसके अगले ही पल लिन मोयू उस डंजन के बाहर गेट के आगे टेलीपोर्ट होकर आता हुआ दिखाई देता है और वो पीछे गेट की ओर देखकर मन में कहता है, मैंने अंदर बहुत ही ज्यादा समय लगा दिया है, तो मैं बस बाहर निकलकर वापस अंदर जाऊंगा। तो कब से उस ओर ध्यान लगाकर बैठे लोग जब लिन मोयू को बाहर आता हुआ देखते हैं तो उनमें से एक कहता है, डिवाइन जनरल लिन बाहर आ गए। लेकिन फिर सभी लोग एक दूसरे में दिमाग पर जोर डालते हुए बातें करने लगते हैं। पीछे सर खुजाने वाला कहता है, यहाँ पर हो क्या रहा है? डिवाइन जनरल लिन ने पक्का उनका दूसरा जॉब चेंज खत्म कर लिया है, तो उन्हें इस बवंडर की जमीन को बहुत ही जल्दी खत्म कर लेना चाहिए था। तो उसके पास वाला हाथ ऊपर करके कहता है, बिल्कुल सही, इस तरह का डंजन डिवाइन जनरल लिन के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? और ऊपर से ये डंजन अपग्रेड भी नहीं हुआ है। तभी आगे वाला भी वही सवाल उठाते हुए कहता है, आखिरकार यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? लेकिन वहाँ लिन मोयू बिल्कुल अपने कहे मुताबिक उस डंजन में से बाहर निकलकर तुरंत वापस डंजन के अंदर चला जाता है, जहाँ जाकर स्पिरिट की फायर के साथ हाथ ऊपर करके कहता है, बाहर आओ मेरे सिपाहियों।
तो अगले ही पल लिन मोयू के पीछे प्लेटिनम ग्रेड में अपग्रेड हुए सभी स्केलेटन अपनी पहली लड़ाई लड़ने के लिए पूरे जोश के साथ तैयार होकर बाहर निकल आते हैं। फिर जैसे ही उनके बाहर आ जाने पर लिन मोयू कहता है, जाओ। तो वे सभी तुरंत वहां से भागना शुरू कर देते हैं। जिनके अलग अलग दिशा में भागने की वजह से वह लिन मोयू के दिमाग में उस पूरी जगह का मैप बन के तैयार हो जाता है, जिसे वो आराम से आंखें बंद करके पूरा ध्यान लगाकर पढ़ने की कोशिश करता है। फिर जैसे ही वो काम खत्म हो जाता है तो जहां जहां पर छोटे बवंडर हवा में मौजूद है उन सभी जगहों को अपना टारगेट एरिया बनाकर तैयार हो जाता है और अगले ही पल एक साथ उन सभी पर हमला करना शुरू कर देता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ तीरंदाजी वार करते हैं, क्योंकि उनका हमला पहले तो ऊपर हवा में मौजूद मॉन्स्टर तक पहुंच पाएगा और दूसरा वे हमले उनको लगेंगे ही लगेंगे। तो वे सभी मॉन्स्टर अब एक एक वार में ही मारे जाने लगते हैं। लेकिन यहाँ बाहर लिन मोयू के डंजन में से बाहर निकलकर वापस अंदर गए हुए भी पूरा 1 घंटा बीत चुका होता है। तो उसकी वजह से बाहर मौजूद लोगों में थोड़ी बहुत शंका के बीज बोने लगते हैं। सामने खड़ी लंबे बालों वाली लड़की एक हाथ सीने पर रखकर थोड़े टेंशन में कहती है, यहाँ पर सचमुच हो क्या रहा है? डंजन अभी तक अपग्रेड क्यों नहीं हुआ? तो पास खड़ी दूसरी लड़की हाथ सिर में डालते हुए कहती है, ऐसा लगता है कि डिवाइन जनरल लिन भी सर्वशक्तिमान नहीं है। यहाँ पर ऐसे भी कुछ चीजें हैं जो वे नहीं कर सकते। तभी दूर मौजूद दोनों लड़कों में से एक कहता है, हालांकि उनके पास डिवाइन जनरल का रैंक तो है, लेकिन लगता है उनकी ताकत एक रियल डिवाइन जनरल से बहुत ज्यादा कम है। तभी वहां डंजन के अंदर हवा में मौजूद एक बवंडर में से तीर इस तरह से आर पार हो जाता है जैसे बटर में से गर्म चाकू, और उसकी ओर देखकर लिन मोयू कहता है, ये अब आखिरी वाला होना चाहिए। तो जैसे ही वो मारा जाता है तो उसके मरते ही लिन मोयू के आगे जोर जोर से हवा घूमने लगती है, जिसकी वजह से लिन मोयू थोड़ा चौकन्ना हो जाता है। लेकिन फिर नोटिफिकेशन आती है कि डंजन अपग्रेड हो गया है, उसकी अभी की डिफिकल्टी हेल डिफिकल्टी पर एडजस्ट कर दी गई है। तो ये देखकर लिन मोयू कहता है, बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था। तो फिर हवा तत्व का डंजन बाकी सभी से अलग है। मुझे यहाँ पर मौजूद सभी मॉन्स्टर को मारने की जरूरत थी उसे अपग्रेड करने के लिए। वहां पर दिखाई देता है कि लिन मोयू के आगे जो हवा बवंडर बनकर घूमने लगी थी वो जैसे आसमान में जाने की कोई गुफा हो उस तरह से एक दूसरे से जुड़ी हुई ऊपर की ओर जा रही है। तो उसकी ओर देखकर लिन मोयू कहता है, ऐसा लगता है कि असली हवा तत्व का डंजन सीधा ऊपर मौजूद है। इतना कहकर जैसे ही लिन मोयू उस बवंडर के अंदर पैर रखता है तो वहां का माहौल महसूस करते हुए कहता है, हवा पर पैर रखने का ये मेरा पहला एहसास है जो बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। फिर लिन मोयू आसपास के नज़ारे का मजा उठाकर एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए उस गुफा में ऊपर जाने लगता है और इस वक्त वह डंजन के बाहर गेट के आगे जोर जोर से हवा बहना शुरू हो जाती है। तो जैसे ही वो बदलाव सभी को जाकर लगता है तो अभी भी लिन मोयू में थोड़ी बहुत आशा लगाकर बैठे हुए लोग बहुत खुश हो जाते हैं। उनमें से एक खुशी के साथ मुक्का कसकर कहता है, डंजन अपग्रेड हो गया, बिल्कुल जैसा डिवाइन जनरल लिन से उम्मीद थी। और जिन्हें थोड़ा बहुत डाउट होने लगा था वे सभी ठिस करके देखने लगते हैं। वहां डंजन के अंदर जैसे जैसे लिन मोयू उस हवा से बनी गुफा में ऊपर की ओर जाता रहता है वैसे वैसे उसे धीरे धीरे उस गुफा का अंत और हवा में उड़ती हुई एक जगह दिखाई देने लगती है। और जैसे लिन मोयू उस गुफा को खत्म करके आखिर में उस जगह पर पहुंच जाता है तो सामने का नजारा देखकर कहता है, तो ये है असली बवंडर की भूमि। लेकिन वहां लिन मोयू के उस जगह पर उतरते ही हवा से बने अदृश्य हमले अचानक उस पर आन पड़ते हैं। तो तुरंत स्केलेटन आर्मर एक्टिवेट हो जाता है और फिर लिन मोयू गुस्से में वो हमला किस ओर से आया है वो देखने के लिए अपनी नजरें ऊपर आसमान की ओर उठाता है। तो वहां पर दिखाई देता है कि वहां हवा में आर्मर पहना हुआ एक बहुत बड़ा हरे रंग का बवंडर उड़ रहा है और उसके नोटिफिकेशन में दिखता है कि ये भी वर्ल्ड विंड फेरी ही है, लेकिन ये हेल डिफिकल्टी का उच्च स्तर का मॉन्स्टर है जिसका लेवल 44, स्ट्रेंथ और एजिलिटी 40,000, स्पिरिट 10,000, कॉन्स्टिट्यूशन 50,000, स्किल है बवंडर का वार और ट्रेट में लिखा है कि हवा वाले तत्व से तो उसे कुछ नहीं होगा और शारीरिक हमले का भी 50% नहीं बल्कि उसकी भी उस पर कोई असर नहीं होगी। तो ऐसा ट्रेट देखने के बाद लिन मोयू इस बार सिर्फ अपने स्केलेटन आर्चमेज को ही बाहर बुलाता है और कहता है, जबकि इस पर शारीरिक हमले का कोई असर नहीं होने वाला तो मैं उस पर वार करने के लिए सिर्फ अपने स्केलेटन आर्चमेज का ही इस्तेमाल कर सकता हूँ।
फिर उसे ऑर्डर देते हुए कहता है, जाओ। तो जैसे ही वो आर्च में अपनी स्टाफ ऊपर उठाता है तो नोटिफिकेशन आती है कि वो अपना एलिमेंटल एक्सप्लोजन का हमला कर रहा है और उसके स्टाफ के चारों ओर आग, पानी, हवा, सभी तरह के तत्व आते हुए दिखाई देते हैं। और फिर जैसे ही वो सभी तत्व से भरा हमला जाकर उस उच्च स्तर के मॉन्स्टर को लगता है तो वो वार एक ही बारी में उसके आर पार होता हुआ चला जाता है। तो अब उस मॉन्स्टर के मरते ही लिन मोई तुरंत कई सारे आर्चमेज और बर्जर्क वॉरियर के साथ वहां से आगे की ओर भागना शुरू कर देता है और सभी को कहता है, जल्दी से जल्दी पास मौजूद सभी मॉन्स्टर को खत्म कर दो। तो अब उस मैराथन की दौड़ दौड़ते हुए जैसे जैसे रास्ते में उड़ने वाले मॉन्स्टर आते रहते हैं वैसे वैसे उनका हमला बर्जर्क वॉरियर रोक लेते हैं और आर्चमेज उन पर हमला करके उन्हें खत्म कर देते हैं। जिसके बाद भागते भागते सभी लोग उस जगह के अंत तक पहुंच जाते हैं जहां से हवा में उड़ते हुए पत्थर के साथ ऊपर आसमान में उड़ता हुआ एक महल दिखाई देता है। तो लिन मोयू तुरंत उन छोटे पत्थर पर जंप लगा लगा कर ऊपर मौजूद उस महल की ओर आगे बढ़ने लगता है। और जैसे ही लिन मोयू उस महल तक पहुंच जाता है तो वहां उस महल के अंदर आखिर में हरी एनर्जी से लिपटा हुआ एक शेर दिखाई देता है। तो उसकी ओर देखकर लिन मोयू कहता है, ऐसा लगता है कि बवंडर की भूमि का आखिरी बॉस यही होना चाहिए। वहां उस सिल्वर ग्रीन रंग के शेर की नोटिफिकेशन में दिखता है कि ये हवा के देवता का वाहन है, हेल डिफिकल्टी का बॉस, जिसका लेवल 47, स्ट्रेंथ 60,000, एजिलिटी 70,000, स्पिरिट 25,000, कॉन्स्टिट्यूशन 50,000, स्किल है बवंडर का वार और कंप्रेस की हुई हवा का तोप। और ट्रेट में लिखा है कि हवा तत्व से उसे कुछ नहीं होगा, शारीरिक हमले के घाव से भी उसे कुछ नहीं होगा और ऊपर से बाकी बचे तत्व के हमले के घाव भी 50% कम हो जाएंगे। लेकिन वहां मौजूद आखिरी बॉस के स्टैट्स भी इतने कम दिखाई देते हैं तो लिन मोयू का सारा मजा खराब हो जाता है और उतरे हुए चेहरे में कहता है, सिर्फ लेवल 47, इसे तो मैं अपने दूसरे जॉब चेंज में गए बिना भी मार सकता हूँ। फिर हाथ ऊपर करके कहता है, मुझे उसे एक ही बार में खत्म कर देना चाहिए। फिर लिन मोयू उस बॉस पर वार करने से पहले आंखें बंद करके लाल जंजीरें आगे भेजता है और कहता है, मैं पहले उसको वहां से हिलने डुलने से रोक लेता हूँ। तो जैसे ही अपनी अपग्रेड हुई जंजीर जाकर उस शेर पर लिपट जाती है तो वो शेर गुस्सा होकर उसमें से बाहर निकलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन कुछ नहीं होता। तो लाल खोपड़ी के साथ नोटिफिकेशन आती है कि डिटेरियोरेशन कर्स 100 मीटर के दायरे में 200% स्पीड घटाने के अलावा उस समय पड़ने वाले हमले और ज्यादा 30% बढ़ा देती है, जो 1 मिनट तक टिकता है। और उसे खत्म करने के लिए लिन मोयू सभी बर्जर्क वॉरियर को बर्जर्क स्ट्राइक इस्तेमाल करके भेजता है। लेकिन वैसे देखा जाए तो स्टेट्स के मुताबिक तो शारीरिक हमलों से उसे कुछ नहीं होना चाहिए, या फिर शायद इन सब के साथ कुछ असर होता होगा। तो अब सभी बर्जर्क वॉरियर फुल फोर्स के साथ जंजीरों में बंधे हुए शेर की ओर जंप लगाते हुए आगे बढ़ने लगते हैं, जिसके कुछ ही पल में उस शेर के अंदर से ग्रीन एनर्जी बाहर निकलना शुरू हो जाती है और वो खत्म हो जाता है। तो उसके मरते ही वापस एक तत्व वाले डंजन में से मिलने वाले सभी इनाम तुरंत बाहर निकल आते हैं, जिसमें वर्ल्ड विंड जेम हवा तत्व से मिलने वाले गांव हमेशा के लिए 50% कम कर देता है और एक हवा टाइप की स्किल मिलने का भी चांस है। फिर विंड गॉड विस्पर हवा के देवता को जगाने के लिए और विंड गॉड की असली हवा के देवता का महल खोलने के लिए। फिर आखिर में 3 वर्ल्ड विंड क्रिस्टल फ्रेगमेंट, जिनके 5 टुकड़े इकट्ठा करके एक बवंडर का क्रिस्टल बनाया जा सकता है। तो उन सभी के आते ही लिन मोयू उन बहती हुई हवाओं के बीच में मौजूद सभी इनामों को अपने पर्पल स्टोरेज स्पेस में रख लेता है और क्रिस्टल फ्रेगमेंट के बारे में बताते हुए कहता है, मैं बस डंजन कुछ और बार क्लियर करके जरूरी बवंडर क्रिस्टल इकट्ठा कर लूंगा। और तभी उस शेर के मरते ही बाहर डंजन हॉल में जोर जोर से बेल बजना शुरू हो जाती है और उस बवंडर वाले डंजन के गेट पर नोटिफिकेशन आती है कि वर्ल्ड विंड प्लेन्स डंजन रिकॉर्ड में हेल डिफिकल्टी पर लिन मोयू पहला है, 3 घंटे 42 मिनट और 51 सेकंड के साथ। तो कोई खुशी के साथ कहता है, बेल बज गई, डिवाइन जनरल लिन ने नया रिकॉर्ड बना लिया। तो कोई और कहता है, कोई जल्दी नहीं है, ये डिवाइन जनरल लिन का पहला रिकॉर्ड ही है। कौन नहीं जानता है कि डिवाइन जनरल लिन अब जितनी बार अंदर जाएंगे उतनी बार नया रिकॉर्ड बनाएंगे। तभी वहां उस डंजन गेट के बाहर लिन मोयू टेलीपोर्ट होकर आता हुआ दिखाई देता है और जैसे ही लिन मोयू को डंजन में से बाहर आता हुआ देखते हैं तो कोई चिल्लाता है, डिवाइन जनरल लिन बाहर निकल आए। तो कोई और खुशी के साथ कहता है, ऐसा लगता है कि अब थोड़ी ही देर में हॉल की रिंग वापस बजने वाली है।
और वहाँ लिनमोयू भी उन सभी के विचारों के मुताबिक ही तुरंत पीछे मुड़ता है और नए नवेले अपग्रेड हुए हेल डिफिकल्टी के लोगों को छूकर कहता है, मैं हेल डिफिकल्टी चुनता हूँ। और वापस बवंडर की भूमि पर आकर सामने का नज़ारा देखते हुए एक खूबसूरत सी स्माइल के साथ कहता है, ठीक है तो फिर अब स्पीड रनिंग करने का समय हो गया है। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अब आगे देखना यह है कि लिनमोयू इस डंजन का रिकॉर्ड कम कर करके कितना कम कर सकता है, फिर इस तत्व वाले डंजन का क्रिस्टल इस्तेमाल करके एलिमेंटल स्टोन कितने प्रतिशत तक पहुंच जाएगा और उस विंड जेम में से कोई नई स्किल मिलेगी या नहीं, जिसके बाद लिनमोयू अगले तत्व के डंजन को ढूंढने के लिए जाएगा, या गॉड बाय ने उसकी ट्रेनिंग के लिए कोई प्लान तैयार किया है, या फिर कोई फंक्शन आने वाला है, या वापस लिनमोयू के साथ पहले की तरह ही कोई एक्सीडेंट होने वाला है। वो सब हम देखेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में, लेकिन तब तक के लिए